जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे वक्फ के बारे में। क्या होता है वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या होता है। साथ ही हम ये जानेंगे कैसे वक्फ बोर्ड में हो रहे अमेंडमेंट से लोगों में विवाद शुरू हो रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यारे से शहर दिल्ली में रहता हूँ। आज इस वीडियो में हम इसे 5 डिफरेंट टॉपिक पे डिवाइड करके इस वीडियो में समझेंगे। पहला हम जो समझेंगे वक्फ के बारे में, दूसरा हम समझेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, तीसरा हम समझेंगे अमेंडमेंट के बारे में, चौथा हम समझेंगे कैसे वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होने से रिलीजन डिस्प्यूट हो रहा है, और पांचवा हम ये समझेंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड या वक्फ के होने से वुमेन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा वक्फ के बारे में। वक्फ एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है फिक्स, कोई भी चीज फिक्स करना। अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरह। देखो, मान लो एक फैमिली है, एक मुसलमान फैमिली है, ठीक है। अब उसकी आने वाली कोई जनरेशन, मतलब कोई बेटा नहीं है आगे चल के, उसकी कोई बेटी है बट उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स या लैंड जो भी उसके पास है खानदानी, वो किसको देगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये हम रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करेंगे। उसी को कहते हैं वक्फ। मतलब वो प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी लैंड एसेट्स, कोई भी चीज जो मतलब काम की है, वो फिक्स कर दिया गया रिलीजियस पर्पस के लिए, उसे कहते हैं वक्फ। और जो वो फिक्स करता है वो आदमी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी फिक्स किया, उसे कहते हैं वाकिफ। अब चाहे इस प्रॉपर्टी का यूज मस्जिद बनाने के लिए किया जाए, कब्रिस्तान बनाने के लिए किया जाए, या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को रिबिल्ड करने के लिए किया जाए, वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करती है। ये तो हमने जान लिया कि वक्फ के बारे में क्या होता है वक्फ, और वाकिफ के बारे में जो अपनी लैंड डोनेट करता है रिलीजियस पर्पस के लिए। अब हम पहुंचते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जिसपे हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी है जो वक्फ में हो रहे एक्टिविटी का ध्यान देती है कि किस लैंड प्रॉपर्टी एसेट्स को वक्फ में एंट्री किया दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा, या कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। इन चीजों पे वो ध्यान देती है। जहां आज के टाइम पे भारत में 32 स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल लेवल पे वक्फ बोर्ड कमेटी है, जिसे CWC के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेजर पॉइंट पे, जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट। और आखिर क्यों वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होने से लोगों में विवाद शुरू हो रहा है। जहां हमें ये पता है भारत में अब तक 4 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला हुआ 1995, सेकंड 1998, थर्ड हुआ 2013 और लास्ट अब हुआ 2025 में। अब देखिए रीजन क्या है, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। अमेंडमेंट क्यों किया जाता है और वक्फ बोर्ड में ही क्यों करना जरूरी है। देखो, वक्फ का मतलब हमने जो पहला पॉइंट समझा था, उसका मतलब होता है फिक्स। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स जो एक बार वक्फ कर दी गई उसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए एक लाइन कहा जाता है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। मतलब एक बार कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स वक्फ बन गई जिसे वापस नहीं किया जा सकता। अब यही सिद्धांत है जिसके वजह से विवाद शुरू होने लगा, सीधा क्वेश्चन उठने लगा लॉ पे, साथ ही मिसमैनेजमेंट पे। यही चीजें देख के 1995 और 2013 में अमेंडमेंट किया गया वक्फ बोर्ड पे, जिससे हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई सरकार का फायदा हुआ। फायदा हो गया वक्फ बोर्ड को। उसको 2 मेजर पावर मिले। पहला ये कि कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स वक्फ की एसेट्स होगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड में हो रहा डिसीजन जो फाइनल डिसीजन कहलाएगा, आगे आप इसको लेके अपील नहीं कर सकते, ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना किसी हाई लेवल कोर्ट पे। तो यही रीजन है कि जो 1995 का अमेंडमेंट हुआ वो उनके मेजर पावर उन्हीं के पास चली गई, वक्फ बोर्ड के पास। जिस वजह से इस चीज को देखते हुए, एक मनमानी समझते हुए, वक्फ बोर्ड को री अमेंड करने के लिए 2024 में अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जिसे मंजूरी दी गई 8 अगस्त 2024 को, और इसे इनेक्ट किया गया 2025 में, जो अभी न्यूज में रिसेंट चल रहा है। अब देखो यार, होता क्या है, वक्फ बोर्ड या जो वक्फ है उसमें क्लैरिटी नहीं थी जो कि चाहिए थी, इसलिए अमेंडमेंट किया जा रहा था बार बार। और जो 2025 में अमेंडमेंट इनेक्ट किया गया है उसमें जो 5 मेजर पॉइंट है, जिससे साफ साफ क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी हमें दिखने को मिलती है। पहला बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहले क्या होता था, मैंने जैसे बताया कि कोई भी वाकिफ जो अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स वक्फ को करना चाहता है, अगर आगे उसकी कोई जनरेशन में बेटा नहीं है तो चाहता है कि अपनी प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करना चाहता है, तो वो पहले कर देता था डायरेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है वुमेन राइट्स को लेके। अगर कोई आदमी है, उसकी आगे कोई बेटा नहीं है, लेकिन उसकी कोई डॉटर है या कोई बेटी है, तो पहला राइट होगा उसकी डॉटर का। वो डिसाइड करेगी इसे वक्फ प्रॉपर्टी बनानी है या उसे रखनी है। आप डायरेक्ट वक्फ प्रॉपर्टी के लिए उस चीज को दे नहीं सकते। तो पहला ये हुआ कि वुमेन राइट का जो वायलेशन हो रहा था उसके खिलाफ ये कदम उठाया गया, अमेंडमेंट किया गया और वुमेन राइट को ध्यान दिया गया। दूसरा,
पहले क्या होता था, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की होती थी। जैसे मैंने आपको बताया 1995 में जो मेजर अमेंडमेंट पावर मिला था कि कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स वक्फ की एसेट्स होगी। लेकिन अब जैसे उसमें कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो हमें कैसे पता चलेगा, उन्होंने तो कह दिया ये वक्फ है। लेकिन जो अब अमेंडमेंट हुआ है इसमें यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो वक्फ कर दी गई तो उसे वहाँ वक्फ से हटाया जाएगा, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसे वक्फ के लिए सोच रहे हो वो नहीं हो सकती। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ये होता था कि पहले जो कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है ये डिसाइड करता था वक्फ बोर्ड, अपनी मनमानी चलाता था। लेकिन अब इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बिठाया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, लीगल पेपर के साथ, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ। चौथा जो इम्पोर्टेंट है ये कि पहले जो वक्फ बोर्ड थी या जो असेंबली थी या कमेटी थी, वक्फ बोर्ड कमेटी, उसमें क्या होते थे, सिर्फ मुस्लिम मेंबर होते थे, नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम नॉन मुस्लिम मेंबर को भी अपॉइंट किया जाएगा, वक्फ बोर्ड का असेंबली बनाई जाएगी जिसमें 22 मेंबर अप्रोक्स होंगे, ये डिसाइड किया गया है। और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया 1995 के अमेंडमेंट में जो पहला मेजर पॉइंट था ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती थी, और दूसरा ये था कि आप जो वक्फ बोर्ड का फैसला होगा वो फाइनल होगा, आप आगे अपील नहीं कर सकते किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या हाई लेवल कोर्ट पे। लेकिन इसमें यह है कि जो अमेंडमेंट 2025 में किया गया, इसमें यह फायदा है कि जो आपका डिसीजन है, जैसे वक्फ बोर्ड ने डिसीजन दे दिया, उसके 90 डेज बाद आप अपील कर सकते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब जाके अपील कर सकते हो, जो कि पहले नहीं मिलता था। इस तरीके से हमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वो पिछले 5 साल से अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वक्फ देने लायक है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट पे, जो था हमारा रिलीजियस डिस्प्यूट। आखिरकार डिस्प्यूट हो क्यों रहा है और होना क्यों चाहिए या नहीं होना क्यों चाहिए। देखो, जब से ये अमेंडमेंट पास हुआ है लोगों में बहुत गुस्सा है, खासकर नॉन मुस्लिम लोगों में, नॉन मुस्लिम में नहीं, मुस्लिम में। ये रीज़न है कि वो चाहते हैं कि अमेंडमेंट क्यों पास हो गया, वक्फ में क्यों, वक्फ बोर्ड में क्यों चेंजेस हो रहे हैं, वक्फ में क्यों चेंजेस हो रहे हैं। आइए इनको समझते हैं। देखो, सिंपल है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो डायरेक्ट वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते हैं वो लोग, पहले जो वो कर देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ना हो, प्राइवेट हो या ना हो। लेकिन जब से ये अमेंडमेंट आया, क्लैरिटी मिल गई है, तो अभी इन चीज़ों से दिक्कत है कि भाई ये चीज़ें क्यों आई। तो इससे क्या है, अब जब लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा तो कितनी सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की नहीं है वो भी उनसे ली जाएगी वापस। पहला रीज़न तो ये है डिस्प्यूट का। दूसरा, इनके मुताबिक ये है कि अगर किसी भी लैंड या एसेट्स पे या कोई भी प्रॉपर्टी पे पिछले कई सालों से अगर नमाज या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो ये इनकी ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी है, जो हमारे केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान वापी मस्जिद केस में, जिसमें भी ये कहा गया कि काफ़ी सालों से वहाँ पे वो मस्जिद था और काफ़ी सालों से वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी, तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो यही रीज़न है कि जो विवाद खड़े हो रहे हैं उनके हिसाब से जो चीज़ें अभी काफ़ी चीज़ें टूट भी सकती है, कितने मस्जिदें हैं जो टूटेंगे, क्योंकि वक्फ में जो है हर चीज़ों को ऐसे डायरेक्ट वक्फ कह दिया जाता था। लेकिन जब से ये अमेंडमेंट पास हुए, जो 5 मेजर पॉइंट हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जो ध्यान देगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, पूरा प्रॉपर वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी के जो लैंड की प्रॉपर्टी है वो सब होने चाहिए, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मुतावली के बारे में। मुतावली वो होते हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर काम करते हैं। वो ना वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसे रेंटल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जहां हमने ये सुना है कि भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद 3rd नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा मेजर लैंड है, जिससे ये साफ क्लियर समझ आता है कि कितनी रेवेन्यू जनरेट की गई होगी। और इसमें ना कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ना कोई हस्तक्षेप है, कोई भी एक तरीके का कुछ भी नहीं है। पूरी कम्युनिटी वक्फ बोर्ड संभाल रही थी, जिसमें ना कोई नॉन मुस्लिम मेंबर भी था, पहले सिर्फ मुस्लिम मेंबर होते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रेवेन्यू जनरेट होती थी उसका जो 93% जाता था रीबिल्ड करने के लिए, जैसे मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ये सब जितने भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको रीबिल्ड करने के लिए, और जो 7% था वो जाता था वक्फ बोर्ड कमेटी को डायरेक्ट। तो इस तरीके से ये काम करते थे। लेकिन अब जब से क्लैरिटी आई है तो अब काफ़ी चीज़ों पे क्वेश्चनिंग आएगा, काफ़ी चीज़ों पे सवाल उठेगा, रेवेन्यू का हिसाब लिया जाएगा। हमने जाना क्या है वक्फ, साथ ही हमने जाना कि कैसे वक्फ बोर्ड काम करता है और क्यों वक्फ बोर्ड में हुए अमेंडमेंट से कुछ लोगों की जली। और जलने का रीज़न भी यही है कि पहले वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसे वक्फ कह देता था, जिसे
इलीगल वे में वक्फ करा दिया जाता था, लेकिन अब वो उन्हें वापस देना पड़ेगा और उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।